हाँ जी, हमारा चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 2। देखो, चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब देश आजाद हुआ 1947 15 अगस्त, तो उस दिन हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। तो हम लोगों ने पढ़ा कि भाई हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, स्थिति बहुत दयनीय थी। हमारी जो इकोनॉमी है बहुत ही पिछड़ी हुई थी, हमारे पास फंड बचे नहीं थे, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरीके से स्टैग्नेशन हो चुका था, पिछड़ चुका था, कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी नहीं, भारत पूरी तरीके से फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बन चुका था और एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। बस अंग्रेज यहां पर एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या छोड़ गए थे, रेलवे। अब उसके बाद भाई देश आजाद हुआ, नई सरकार बनी। अब 200 साल गुलामी के बाद जब हम बाहर आए तो एकदम से 2-4-5 दिनों में तो सरकार को एकदम समझ में आया नहीं होगा क्या करना है, तो इसीलिए यहां पर 3 साल के बारे में डिटेल नहीं है। 47 से लेकर 50 तक क्या हुआ यहां तक की कोई डिटेल नहीं है। अब चलिए भैया, 3 साल आजादी का जश्न मना लिया, बहुत हो गया, अब अपने देश को बढ़ाना शुरू करना है। तो यहां से अब हमें अपना डेवलपमेंट पाथ चुनना था 1950 से। सबसे पहले भारत सरकार के सामने एक समस्या थी कि भारत सरकार कौन सी इकोनॉमी चुने। तो आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो, 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, ठीक है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। 11वीं क्लास में मैंने पढ़ाया भी था। एग्जांपल याद दिलाता हूं, अमेरिका, चाइना, भारत। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसे कहते हैं? अच्छा ये बताओ, अमेरिका की सरकार क्या चीज प्रोड्यूस करती है? कुछ नहीं। चाइना की सरकार क्या प्रोड्यूस करती है? वो सब कुछ जो चाइना में बनता है वो सरकार बनाती है। अब भारत में सरकार प्रोडक्शन करती है, प्राइवेट सेक्टर? दोनों। क्यों, सरकारी कंपनियां नहीं है क्या? या सरकारी बस नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है प्राइवेट सेक्टर के लिए। सरकारी सिम भी है, बीएसएनएल प्राइवेट सेक्टर की भी है। तो 3 तरीके की इकोनॉमी होती है। पहली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका अमेरिका, जहां पर जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में होता है? वो होता है प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में। तो प्राइवेट सेक्टर वहां के नियम कायदे कानून के अंदर रहते हुए अपनी मर्जी रखता है कि वो क्या प्रोड्यूस करे। और आपको क्या लगता है प्राइवेट सेक्टर क्या बनाएगा? वो बनाएगा जिसमें उसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए काम करता है। प्राइवेट सेक्टर किस रेट पे बेचेगा? उस रेट पे बेचेगा जिस रेट को मार्केट तय करती है डिमांड सप्लाई के इंटरसेक्शन पर। तो ऐसी इकोनॉमी कहलाती है कैपिटलिस्ट। थोड़ा सा बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि एग्जाम में आना नहीं है। इसके बेस पर आगे की डिटेल पढ़नी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी किसे कहते हैं? जहां पर सारा कंट्रोल सरकार का होता है। जनरली ऐसे देश जिन्हें आपने अपने बचपन से आज तक जहां का राष्ट्रपति बदलते नहीं देखा, वो सब सोशलिस्ट इकोनॉमी है। क्या चाइना का आपने अपने जन्म के बाद से राष्ट्रपति बदलते देखा है? रशिया का, कोरिया का? तो ये सारे देश क्या हैं? ये सारे देश सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले हैं। यहां पर क्या होता है? सरकार तानाशाहों की तरह काम करती है। इन शॉर्ट, सरकार हर चीज पर अपना कंट्रोल रखती है, ठीक है। प्रोडक्शन पर सरकार अपना कंट्रोल रखती है, प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर अपना कंट्रोल रखती है। क्या प्रोड्यूस होगा ये सरकार तय करेगी, क्या बिकेगा ये सरकार तय करेगी। तो ऐसी इकोनॉमी कहलाती है सोशलिस्ट, तानाशाह देश। पर भारत को तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना था, तो शायद ऐसी इकोनॉमी अपनाना मुश्किल था। पर अभी पढ़ेंगे कि हमारे कुछ नेता चाहते थे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाएं। उनमें सबसे पहला नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी था कि तानाशाह, मतलब सरकार ही नहीं बदलेगी, हम ही रहेंगे फिर। चलो, तो ऐसे देश को कहते हैं सोशलिस्ट। ऐसा देश में सरकार प्रोडक्शन करती है। अब जो सरकार प्रोडक्शन करती है, आप बताओ वो वेलफेयर मोटिव से करती है क्या, या प्रॉफिट मोटिव से? वेलफेयर। तो सरकार जो प्रोड्यूस करेगी वो चीजें महंगी होंगी, सस्ती होंगी। पर सब जानते हैं सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं भ्रष्ट होता है। तो सरकार जो प्रोडक्शन करती है उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, घटिया? तभी तो कहते हैं चाइना के माल को चले तो चांद तक, ना चले शाम तक। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि चाइना का माल घटिया होता है, ये दुनिया जानती है। क्यों होता है घटिया? क्योंकि बहुत सस्ता भी होता है, ठीक है। अब
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पैसे वालों की, सोशलिस्ट इकोनॉमी सरकार की। अब भारत जब आजाद हुआ, क्या भारत में बहुत अमीर लोग थे? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपनाना असंभव था। कोई ऐसा प्राइवेट सेक्टर नहीं था जो भारत की इकोनॉमी को डेवलप या ग्रो कर सके अपने दम पर। क्यों? क्योंकि यहां के लोगों पे पैसा नहीं था, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं अपना सकते थे। सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाना चाहते थे पर विरोध हुआ। क्यों? हमने जब भारत आजाद हुआ तो हमने विश्व को यह बताया कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि जहां पर सबको फ्रीडम ऑफ चॉइसिंग है, जहां को बोलने की आजादी है। तो अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाते तो इस डेमोक्रेसी का हनन होता। तो भैया इसलिए क्या नहीं अपनाई जा सकी? सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो भारत ने कौन सी इकोनॉमी अपनाई? इसके बेस पर एक एमसीक्यू बन जाएगा। आज मैं बुकिश नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैंने पेन छुआ नहीं है, इसलिए कुछ अंडरलाइन नहीं करी है। मैं केवल क्या कर रहा हूं? डिस्कशन। अब चलिए इकोनॉमी चुन ली। अब इकोनॉमी चुनने से केवल ये कोई ना है कि इकोनॉमी भगना शुरू करने की, पहले ये भी तो जानना पड़ेगा ना हमारे देश के आगे समस्याएं क्या क्या है। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। ध्यान 11th में पढ़ा था व्हाट टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस किस चीज की समस्या थी? ये सिलेक्ट करने की समस्या की किस चीज का प्रोडक्शन करें, है ना, और कितनी क्वांटिटी में करें। ये भी ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी देश पे रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, और खासकर जो देश 200 साल गुलामी के बाद आजाद हो उसके रिसोर्स तो बहुत ही लिमिटेड होंगे। क्या वो अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है? हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी एक समस्या है कि प्रोडक्शन के लिए कौन सा जरिया अपनाएं, कैपिटलिस्ट मैनर या सोशलिस्ट मैनर। छोड़ो इसे, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक या लेबर इंसेंटिव टेक्निक। क्योंकि जिस देश में बहुत हद तक गरीबी फैली हुई हो, अनएम्प्लॉयमेंट फैला हो, उसे यह भी देखना पड़ेगा कि लोगों को रोजगार के अवसर मिले, कमाई होगी तभी तो माल बनेगा, बिकेगा, है ना। तीसरा, किसके लिए प्रोड्यूस करें? केवल अमीरों के लिए, गरीबों के लिए? करना तो दोनों के लिए है, पर जरूरत क्यों पड़ जाती है अमीरों के लिए प्रोड्यूस करने की? क्योंकि टैक्स तो वहीं से वसूलेंगे, और उसी टैक्स के पैसे से किसके लिए प्रोडक्शन होगा? गरीबों के लिए। यह भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। मैं जब आप बुक से पढ़ेंगे तो इन्हें स्किप कर देना, कोई इशू नहीं है, हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए, दे दी। अब मैंने इकोनॉमी समझा दी। अब इंडिया ने कौन सा सिस्टम अपनाया? देखो ध्यान से पढ़ लिखा होगा, सम लीडर वर इन फेवर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। नाम नहीं लिखा है, उन सम लीडर में सबसे पहला नाम जवाहरलाल नेहरू का था कि भैया वो चाहते थे बिल्कुल चाइना की तर्ज पे चले, यानी एक बार जो सरकार में आ गया वो हिले ना, उसी की सरकार चले। सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमेशा याद रखना तानाशाही होती है। रिमेंबर, रूस कभी सरकार बदलते देखते हैं? सुना है रूस में वोटिंग हो रही है, वहां डेमोक्रेसी नहीं होती है। वहां क्या नहीं होता है? डेमोक्रेसी नहीं होती है। चलो अब उसके बाद अब आगे बढ़ना है भारत को, तो पहले क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग। तो उसके लिए प्लानिंग कमीशन गठित किया गया। 100% एमसीक्यू आएगा इस साल ये बोर्ड में। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया गया? 1950। कब? क्योंकि 1950 में हमें प्लान करना था आगे हमारा रास्ता किस तरीके से हमें अचीव करना है, ठीक। और इसके जो वो थे प्लानिंग के, मतलब जिन्हें श्रेय दिया जाता है, उनका नाम है पीसी महालनोबिस। इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आउट कर दिया है मैंने, आएगा। अब तो प्लानिंग कमीशन ने क्या करा भैया? बहुत साल गुलामी करी है, अब 2-4 साल में तो भारत की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, तरक्की होगी, तो एक लॉन्ग टर्म प्लान बनानी पड़ेगी। पर लॉन्ग टर्म प्लान में यह समस्या है, तुमने 40 साल का प्लान बना दिया, 40 साल बाद अगर आपने रिव्यू किया, पता लगा कोई फायदा नहीं हुआ, तो हम 40 साल और पीछे हो गए नहीं हो गए। तो इन लॉन्ग टर्म प्लान को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया, जिन्हें क्या नाम दिया गया? 5 ईयर प्लान। जिन्हें क्या नाम दिया गया? 5 ईयर प्लान। सही है। इन 5 ईयर प्लान के पीछे, अब जब ये प्लान बनाए गए होंगे तो पीछे कुछ उद्देश्य रखा गया होगा। उद्देश्य पांचों, सारे 5 ईयर प्लान का, पांचों का सारे 5 ईयर प्लान का एक ही। क्या थे वो उद्देश्य? सबसे पहला उद्देश्य था वो हमारा ग्रोथ। सही है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जीडीपी बढ़ना, है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ना, है ना,
इसके साथ साथ बेटा लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ना, ये भी ग्रोथ। अब सपोज करो मैं बात करता हूं, आखिरी चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, पाकिस्तान टिल 2014 तक भारत से बेहतर ग्रोथ रेट रखता था। बताया आपको ये बात? नहीं, लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। पर फिर भी पाकिस्तान हमसे इतना कंगाल या भिखमंगा देश क्यों रहा? क्योंकि उसकी ग्रोथ का वहां के लोगों को फायदा नहीं हुआ। वो सारी जीडीपी बंदूक तो गोले बंदूक इनमें लगा देता है। तो क्या वहां के लोग इन्हें खा सकते हैं, इन्हें पहन सकते हैं, इनसे इलाज हो जाएगा, इनसे शिक्षा मिल जाएगी? नहीं। तो ग्रोथ का मतलब केवल जीडीपी बढ़ना नहीं है, वो जीडीपी बढ़ने का सबको फायदा मिलना भी है। ठीक है बेटा? भाई ग्रोथ क्या है? जब हमारा जीवन स्तर पहले से बेहतर हो, ये ग्रोथ है। क्लियर है? अब मेरी कमाई तो बढ़े पर जीवन स्तर नहीं बढ़ पाए, तो फिर कैसी ग्रोथ की? इस ग्रोथ का फायदा क्या हो? दूसरा, मॉडर्नाइजेशन। बुक से सब कुछ पढ़ा हुआ कर लिया, आज ऐसी बात कर रहा हूं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है मॉडर्न होना। अब मॉडर्न होने का मतलब केवल ये नहीं है मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न होने का मतलब ये भी है मॉडर्न सोच, यानी कि जातिवादी के भेद से बाहर आना, जेंडर बायस से बाहर आना। जेंडर बायस कैसे? लड़कियां किसी काम की नहीं है, उन्हें घर में को उन्हें पढ़ाना, ऐसी भेदभाव से बाहर आना, नई नई तरीके की टेक्निक अपनाना, ये है मॉडर्नाइजेशन। तीसरा, सेल्फ रिलायंस। दिख रहा है? सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंट दो वर्ड होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं। सेल्फ सफिशिएंट दुनिया का कोई देश नहीं है, ना हो सकता है कोई कंट्री। अमेरिका सुपर पावर है, वो भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है हम दुनिया के किसी देश पे किसी भी चीज के लिए कभी भी निर्भर ही नहीं है, हम हर चीज खुद बना देंगे। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर देश की जलवायु अलग है ना? सेल्फ रिलायंट का मतलब हम इतना अच्छा कमाएंगे कि हम किसी से कर्जा नहीं मांगेंगे, जो चीज खरीदनी हो हम पैसे देके खरीद पाएंगे। तो उद्देश्य सेल्फ रिलायंस है, ना कि सेल्फ सफिशिएंसी। और एक उद्देश्य था इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब लोग सोचते हैं बराबरी का दर्जा। इक्विटी का मतलब लोग समझते हैं कि जाति का भेदभाव ना होना, वो मॉडर्नाइजेशन है। इक्विटी का मतलब होता है कि हर इंसान इतना कमाए कि वो अपना जीवन यापन तरीके से कर पाए, यानी अपनी वो बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर पाए। इसे कहते हैं क्या? इक्विटी। इसे कहते हैं क्या? इक्विटी। ठीक है? अब कभी भी इक्विटी का मतलब ये नहीं होता देश के हर आदमी बराबर अमीर हो। जिस देश में सभी आदमी बराबर कमाएंगे वो देश ग्रोथ नहीं करेगा, डूब जाएगा। क्योंकि हमें हर तरीके का काम करने वाला आदमी चाहिए, लेबर क्लास भी चाहिए। अब अगर सारे आदमी बराबर काम कराएंगे तो लेबर क्लास काम कम करेगा, मशीन चलेगी नहीं तो प्रोडक्शन कैसे होगा? तो अगर ऐसा होता कि सबको बराबर होना जरूरी है तो भगवान ही बना के भेजता ना? नहीं बेटा, सृष्टि रुक जाती है। तो याद रखना, इक्विटी का मतलब ये नहीं है सब बराबर कमाए। इक्विटी का मतलब क्या है? सब इतना कमाएं कि वो अपने बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर पाए। रावण की लंका सोने की लंका थी, इसका मतलब ये नहीं था कि वो सोने की बनी थी, इसका मतलब था वहां हर आदमी इतना कमाता था कि अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए, चाहे वो छोटा आदमी था चाहे वो बड़ा। ये होता है बेटा इसका मतलब। सही है? क्लियर है? प्रॉस्पेरिटी का मतलब भी यही होता है। अब और क्या पढ़ना है इस चैप्टर में फिर हमें? अब एग्रीकल्चर सेक्टर देखो। अच्छा एक बात बताना ईमानदारी से, डेमोक्रेसी आपको क्या लगता है वरदान है या श्राप? अली, हम बड़े खंड से कहते हैं भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मुझे लगता है डेमोक्रेसी अभिशाप है। यार जो लोग डेमोक्रेटिक नहीं है ना, वो लोग हमसे ज्यादा डेवलप है। आया ना? चाइना हमसे बेहतर नहीं है, और इनफैक्ट 3-4 गुना बेहतर है ना? 3-4 गुना वहां के लोग, क्योंकि हमसे ज्यादा कमाई है। अब डेमोग्राफिक क्यों मैंने बोला ये लाइन, किस बेस पे बोली? कि यहाँ पर जब भी कोई डिसीजन लेगी सरकार, कोई भी सरकार हो किसी की भी, हमेशा वोट बैंक को ध्यान में रख के डिसीजन लेगी, ना कि ये सोच के कि देश का भला किसमें है। वो क्या सोचती है? वोट कहां से मिलेगी। अब इसी बात को मैंने ऐसे मोड़ करके क्यों बोला? भैया जब देश आजाद हुआ तो हर 5 साल में वोटिंग होती थी। अब जब देश आजाद हुआ भारत की अधिकतर आबादी कहां रहती थी?
गांव में कितनी आबादी? नियर अबाउट 80%। तो नियर अबाउट 80% वोट कहां से आनी थी? गांव से। तो यार सरकार लालच भी किसको देगी? गांव वालों को, कि हम तुम्हारा डेवलपमेंट करें। तो यानी कि सबसे पहला कदम सरकार ने कहां पे उठाया? एग्रीकल्चर सेक्टर पे उठाया। अब ये क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में कि आजादी के बाद सरकार का मेन फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पे था, इंडस्ट्रीज पे था, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? पहला फोकस किस पे गया था? एग्रीकल्चर सेक्टर। किस पे गया था? क्यों? क्योंकि 80% आबादी कहां रहती है? अगर एग्रीकल्चर का विकास कर दूंगा तो ऑलरेडी इसका बेनिफिट कितने लोगों को मिलेगा? 80%। क्लियर है बेटा? आजाद होते ही इंडस्ट्रियल सेक्टर से पहले फोकस किस पे करा गया था? सबसे पहले किसानों पर, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी तो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलेगा। लाला जी ये भी तो सोचो ना। सर आज भी इंडिया एग्रीकल्चर का, हाँ अभी, लेकिन इंडिया की जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है 56% सर्विस सेक्टर का। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें सबसे कम लोग हैं, लेकिन कम। हाँ ये ऐसे ही है, और सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में, पर सबसे कम कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एग्रीकल्चर। ठीक है जी, पढ़े अब? तो क्या बोला मैंने? एग्रीकल्चर। अब अगर आप लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर का भला करना है, किसी का फायदा करना है, तो पहले उसके साथ समस्या क्या, उसकी समस्या जानोगे तभी तो समस्या दूर होगी। या जबरदस्ती गए किसी आदमी का पेड़ भरा हुआ है, सुनूंगा रोटी टूसी और भैया, ऐसे कोई ना आगे देखोगे ना किसको किस चीज की जरूरत है। तो पहले क्या जानने की जरूरत है कि हमारे देश में समस्याएं क्या थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, कुछ समस्याएं तो अंग्रेजों के समय से कैरी फॉरवर्ड थी, जैसे लो प्रोडक्टिविटी, जैसे जमींदारी सिस्टम। अंग्रेज चले गए, जमींदार तो यही रह गए ना, तो इन्हें भी प्रथा को भी खत्म करता था। इसके अलावा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है? सुनिए, मैं एक फादर, मेरे पास 10 बीघे का खेत या 2 बीघे का खेत, मैं और मेरी वाइफ उस खेत की जुताई वगैरह खुद कर लेते हैं। 2 बीघे छोटा सा खेत है। अब मेरे यहाँ पे हैं 2 बच्चे, दोनों लड़के बड़े हुए। देश जब आजाद हुआ उस समय पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं जाता, कोई रोजगार, कोई इंडस्ट्री भी नहीं खुली थी, काम का कोई दूसरा रोजगार का जरिया नहीं था। अब इस छोटे से खेत पर हम 2 की जगह 4 जने काम करते हैं। अरे इतने छोटे खेत पे जब जरूरत केवल 2 लोगों की है, तुम 4, 6, 8 जने लगा दो तो क्या प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? नहीं। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसे कहते हैं, जहां दिखता है कि आदमी काम कर रहा है और एक्चुअल में उसके काम करने से कोई भी एडिशनल प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो खेती में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। क्यों? भैया एक बाप के 4 बेटे, बड़े हुए चारों खेत में लगे, उनके 4 बालक हुए, 16, मतलब खेत में जरूरत 5 जनों की है, काम 17 जने कर रहे हैं। एक तो प्रोडक्शन उतना ही करेगा ना जितना कर सकता है। क्लियर है? इसके अलावा भाई हमारा देश कहने को एग्री इकोनॉमी, पर सिंचाई के लिए बरखा रानी में भैया क्या है, अपने डिपेंड है। बरसात होगी तो खेतियों के लिए तो नहीं होगी। इसके अलावा किसानों की समस्या क्या थी, इसमें लिखी नहीं है, जमींदारी सिस्टम थी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी आउटडेटेड, पढ़ा था कि अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ नहीं लगाया, ऐसे डिस्कशन कर रहा हूं मैं अभी। इसके अलावा जमींदार खुद चूसता था। इसके अलावा छोटे छोटे जमीन के टुकड़े थे, या मजदूर किसी और की जमीन पे खेती करते थे। इन सारी समस्याओं को समझने के बाद ही तो सरकार ने सोचा होगा कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या ग्रोथ की जाए। तो सरकार ने 2 रास्ते अपनाए। पहला लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या था? एक लैंड रिफॉर्म सरकार को लाए थे अंग्रेज, सारी जमीन छीनकर जमींदारों को दे दी। अब एक लैंड रिफॉर्म भारत सरकार लाई थी, पर ये लैंड रिफॉर्म याद रखना केवल कागजों पर सफल हुए थे, रियल लाइफ में फेल थे, फ्लॉप। कुछ नहीं करा गया था। लैंड रिफॉर्म के सारे जो नेता थे उन्होंने अपनी जमीनें बढ़ा दी थी और दूसरों की जमीन कम कर दी थी। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम इसमें भी। तो लैंड रिफॉर्म में सबसे पहला था एबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएटरी। सरकार और किसान के बीच में कौन सा इंटरमीडिएटरी? जमींदार। जमींदारी सिस्टम को खत्म करना। ये जो जमींदार खुद चूस के अमीर होते जा रहे हैं, इस सिस्टम को खत्म करना। सरकार डायरेक्ट किसानों को अप्रोच करे, किसान डायरेक्ट सरकार को अप्रोच करे। लैंड रिफॉर्म का ही दूसरा वो क्या था? लैंड सीलिंग। एक लिमिट तय कर देना है कि भैया एक आदमी पे मैक्सिमम इतनी जमीन हो सकती है, इससे ज्यादा जमीन किसी पे तो उससे वापस नहीं जाएगी,
और ये जमीन उसे दी जाएगी जिस किसान पे अपनी जमीन नहीं है, जिस किसान पे अपनी जमीन नहीं है। दैट वन वाज लैंड सीलिंग। तो ये तो है लैंड रिफॉर्म। हकीकत में लैंड रिफॉर्म और लैंड सीलिंग 2-3 राज्यों के अलावा सब जगह फ्लॉप हो गई। अब वो 2-3 राज्य क्या थे? केरल, वेस्ट बंगाल और ऐसे एक आध राज्य। जनरली यहाँ पर किसकी सरकार थी? गवर्नमेंट लेफ्ट, सुना है लेफ्ट? वो तराजू, वो हसिया और वो दिखाते हैं जिनको लेफ्टिस्ट सरकार। लेफ्टिस्ट वो होते हैं जो जनरली चाइना की सोच के फॉलो करते हैं, ये उनकी सरकार थी। तो उनके अलावा सब जगह ये फ्लॉप हो गया। फिर दूसरा, ये भारत का सबसे बड़ा अचीवमेंट था ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब आप ऐसे सोचो, एक आदमी महीने के 100 रुपए कमाता हो और उसकी कमाई 120-130 हो जाए, खुश होगा दुखी? और 100 रुपए से सीधा 500 हो जाए तो भैया हाथ में नहीं हो सकता। तो वही था, हमारी प्रोडक्टिविटी ग्रीन रिवॉल्यूशन से इतनी ज्यादा बढ़ी कि वो 20-25% नहीं, 400-500% टाइम ज्यादा भारत में प्रोडक्शन शुरू हो गया था फूड। ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक नई टेक्नोलॉजी थी खेती की। क्या थी? नई टेक्नोलॉजी थी खेती की, जिसमें क्या करते थे? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का हम यूज करते थे। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं। भैया आप में से कितनों के घर में जब नवरात्रे होते हैं चौकी लगती है माता की? अधिकतर सबके। तो एक बर्तन में जौ भी बोते हो, वो जो उगती है, कैसे बोते हो जौ? लाकर के मिट्टी में जौ गिरती, पानी गिरती है। अब देखो दो तरीके बताता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, इस जौ को एक दिन पहले पानी में डुबो के रखते हैं, फिर उसके बाद ही उसमें गिरते हैं। उनकी जौ इतनी बड़ी बड़ी होती है। और कुछ हमारे जैसे आलसी होते हैं, जाए मिट्टी और रेत मिलाया, उसमें जौ ऊपर से गिरी, पानी गिरते हैं, हमारे जौ इतने इतने से होते हैं। तो दूसरे वालों के इतने, हमारे इतने, दूसरे वालों का झुंड, हमारे छितरे बितरे से दूर दूर। क्या कारण था? पहले वाले लोगों ने पानी में क्या करा था? जौ को भिगो के रखा था। उससे क्या हो गया? वो फूल गई, सॉफ्ट हो गई। जब उसे उगाया गया तो उसमें से अंकुरित होना उसके लिए आसान था, सरल था। मेरी गलती क्या थी? मैंने ऐसी जौ गिर दी उसमें, तो सख्त है, टाइट है। हर हर बीज पौधे में कन्वर्ट होने जरूरी नहीं है। ये भी तो लो प्रोडक्टिविटी, उसका लो प्रोडक्टिविटी का रीजन है। तो हाई यील्ड वैरायटी सीड मतलब प्रोसेस सीड, जिन्हें आप जब खेतों में गिरोगे तो 99% हर बीज फसल में बदले। ऐसे बीज को क्या कहा गया? हाई यील्ड वैरायटी सीड। ये प्रोसेस्ड सीड है। पर ऐसे सीड्स को जरूरत होती थी बहुत सारे पेस्टिसाइड्स की। क्यों? अब एक बात बताओ, पक्षी क्या करें? नॉर्मल जौ गेहूं, वो भीगी वाली जौ गेहूं, वो किसे जल्दी खाएगा? तो भैया कीड़े मकोड़ों को भी तो वो जो हाई यील्ड वैरायटी सीड है वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसे खाना उनके लिए आसान है। तो पेस्टिसाइड चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए। तो इनके इस्तेमाल से खेती बढ़ाई गई बहुत, किसे? ग्रीन रिवॉल्यूशन। पर यहां पर एक दिक्कत थी बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन में। ये एक महंगा प्रोसेस था, महंगी टेक्निक थी। क्यों? हाई वैरायटी सीड महंगे मिलेंगे। तो हेलो हेलो, हाँ जी भाई, नमस्कार। हाँ जी, नहीं आज मेरा तो यहाँ पे दूसरी जगह पे बैच होता है, कल ही लूंगा जी, सैटरडे को। अच्छा वो मैं करा दूंगा, उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अभी जून आएगा, जून में इतनी छुट्टी होगी, मैं हफ्ते दूसरी वाली जगह पे इसे बुलाकर पता नहीं कितने सारे एक्स्ट्रा करूंगा जी, उसकी अच्छा अच्छा, चलो अकाउंट की मैं ही देखता हूँ, आप इकोनॉमिक वाली भेज देना कल इसके। हाँ जी, क्या बोल रहा था मैं? अब तो भैया एक बात बताओ, बहुत सारा पेस्टिसाइड चाहिए, बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, और ये बीज महंगी। तो ये टेक्निक महंगी है, सस्ती? तो बेटा अमीर किसानों को तो मजा है, 200 रुपए का खर्चा बढ़ाओ, 1000 रुपए की कमाई बढ़ाओ। गरीब किसान कमाई बढ़ाने के लिए 200 रुपए कहां से लाए शुरू में? वो बेचारा तो क्या रह जाएगा? पीछे रह जाएगा। तो इस वजह से सरकार ने किसानों को उस समय दी सब्सिडी। क्या दी? सब्सिडी। अब सेम बात
हर देश में दो तरीके के लोग होते हैं, जब भी सरकार कोई भी काम करेगी तो उसका अपोज भी होगा, उसका फेवर भी। तो एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि भाई क्या नाम है, इन फेवर ऑफ सब्सिडी आप क्या कहते हैं या अगेंस्ट सब्सिडी आप क्या बोलते हैं, एक डिबेट बनती है। ठीक, इसके बाद फिर चलो जी, खेती का प्रोडक्शन बढ़ गया, बहुत सारा हमारे यहां पर इसका फायदा मिल गया। अब उसके बाद आगे का क्या, आगे का क्या, आगे भी तो प्रोडक्शन बढ़ाना है भाई, इंडस्ट्रियलाइज भी तो करना है, इंडस्ट्रीज भी तो बढ़ानी है। कब तक खेती के भरोसे रहोगे? खेती में तो डिस्क्राइब अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इतनी भारत में जमीन कोई ना है कि खेती से ही सब कुछ हो सके, तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना है। अब एक दिक्कत थी यहाँ, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, ये तूने भेजी है फोटो, अभी वाला पेज चलो देखिए। प्रॉब्लम क्या थी कि इंडस्ट्रीज कौन लगाए, सरकार या प्राइवेट सेक्टर? देखो अब एक सबसे बड़ी समस्या, कायदा तो ये कहता है इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर लगाए तो अच्छा है, पर जो भारत देश 200 साल की आजादी के बाद, तो आजादी के क्या नाम है, गुलामी के बाद आजाद हुआ, आपको लगता है वहां प्राइवेट सेक्टर के लोगों पे पैसा होगा? आप कुछ पे, पर ये कौन लोग थे जिनमें पैसा था? ये अंग्रेजों के धल्ले थे, गुलाम थे, ये तो सारे लालची लोग थे। क्या वो भारत जैसे गरीब देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जब प्रॉफिट के आसार कम हो? तो ऐसा प्राइवेट सेक्टर में लोग आगे ही नहीं बढ़कर आए जब पैसा इन्वेस्ट करें। तो ये जो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की सारी जिम्मेवारी है वो किस पे आ गई? गवर्नमेंट सेक्टर। तो यहां पर गवर्नमेंट सेक्टर ने इनिशिएटिव लिया कि हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे। अब गवर्नमेंट सेक्टर को ये रोल क्यों लेना पड़ा इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का? सबसे पहला, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे की कमी थी, और जिन पे पैसा था वो लोग लालची थे, वो केवल किसके लिए प्रोडक्शन करेंगे? प्रॉफिट मोटिव के लिए। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को चाहिए प्रॉफिट। एक भारत जैसे गरीब देश में जो 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ, वहां प्रॉफिट की चांस क्या है? बहुत कम। तीसरा, भैया वो वेलफेयर के लिए नहीं आएगा प्राइवेट सेक्टर, और सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है फिलहाल? गरीबों का वेलफेयर। ठीक थी। तो यहां पर फिर एक इंडस्ट्रियल एक्ट बनाया गया, रेजोल्यूशन पास किया गया, उसमें 3 हिस्सों में इंडस्ट्रीज को बांट दिया गया। शेड्यूल ए में वो इंडस्ट्रीज रखी जो पूरी तरीके से सरकारी कंट्रोल में रहेंगी। शेड्यूल बी में वो इंडस्ट्रीज रखी जो सरकारी होंगी पर वो किसके सहयोग से चलेंगी? प्राइवेट सेक्टर से। और शेड्यूल सी में वो इंडस्ट्रीज रखी जो प्राइवेट होंगी। पर यहां पर भी सरकार भी जो है ना हमारी थी कमीनी, भ्रष्ट सरकार थी। ईमानदारी से सरकार को चाहिए था पैसा, गरीबों का खून जो अंग्रेजों ने छोड़ा 2-4 खून वो हम चूस ले। कोई बेचारा अगर इंडस्ट्री लगाना भी चाहे प्राइवेट सेक्टर, तो सरकार के नियम इतने रिजिड थे, इतने वाहियात थे, इतने बेकार कि एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी लगाने से या फैक्ट्री लगाने से डरता था। क्यों? सरकार कहती थी हर काम के लिए लाइसेंस देना पड़ेगा, साबुन भी बना रहे हो ना कपड़े धोने का तो भी लाइसेंस दो, गलती से साबुन की शेप बदल गई तो लाइसेंस दोबारा दो, गलती से साबुन का साइज बड़ा करना है तो लाइसेंस रिन्यू कराओ, साबुन का कलर बदलना है तो लाइसेंस रिन्यू कराओ, नहाने का साबुन साथ में बनाना है तो लाइसेंस रिन्यू। अरे भैया इन चीजों के इतने लाइसेंस का हो, उस समय नेहरू जी बहुत बदलाव हुए थे विदेश में, लाइसेंस राज कहा गया था भारत की इस पॉलिसी को। क्या कहा गया था? लाइसेंस राज। कि सरकारी भ्रष्ट अधिकारी इस लाइसेंस के नाम पर बहुत ही क्या करते थे बेटा, लोगों का शोषण वगैरह करते थे। सही है ना? तो ऐसे ही जब इतनी दिक्कत दुविधाएं दे दोगे, कौन प्राइवेट सेक्टर आ रहा है पैसा लगाने? मतलब हम तुम्हारे धक्के दिखाए, रिश्वत भी खिलाए, भारत में प्रॉपर्टी भी ना हो, साला इससे अच्छा इंडस्ट्री का लगाने खत्म। क्यों जी? ये रहा लाइसेंस, दिख गया? अच्छा, जब देश आजाद हुआ उस समय पर सरकार ने लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज को ग्रोथ दी, संरक्षण दिया। किन्हें? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम किसे कहते हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे सारा काम जनरली लेबर इंसेंटिव टेक्निक से होता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज छोटी है, पैसे की तंगी है, तो ये शहरों में नहीं बसेंगी, ये कहां जाकर बनेगी? जहां जमीन सस्ती हो, यानी पिछड़ी इलाकों।
जहां पे ये काम करेंगे वहीं के लोगों को क्या देंगे फिर ये। तो हमें बेटा इस चैप्टर में यही सब कुछ पढ़ना है, और अगली क्लास में पहले मैं यहां तक पढ़ाऊंगा, फिर आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। बड़ा चैप्टर है, कम से कम 3 क्लास 4 क्लास लेगा। सही है, चलिए अब अकाउंट पे आएंगे।